हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज नए क्वेश्चंस को नई नई जानकारियों और नए नए तरीकों के साथ। किस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है इंटरेस्ट के साथ हम सोल्व करेंगे। इंटरेस्ट के साथ सोल्व करेंगे तो हम अच्छे से इन क्वेश्चंस की जानकारी भी प्राप्त कर पाएंगे। इन क्वेश्चंस के बारे में जितनी भी जानकारी है सब इकट्ठा कर पाएंगे और क्वेश्चंस को भी आसानी से समझ पाएंगे। बोर होके यदि क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो टाइम तो जाएगा क्वेश्चंस को देखने में, लेकिन एक थके हुए माइंड से इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो हमें क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक न्यू एनर्जी के साथ इन पार्ट 9 के नए क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज टू मेक हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट जो होता है उसको बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। हीटर हम सब जानते हैं, हीटर क्या होता है, ऐसी डिवाइस है जो हमें हीट प्रदान करती है। हम अपने किचन में भी यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए या हीट लेने के लिए भी हीटर का यूज़ किया जाता है। तो उसमें जो एलिमेंट यूज़ किया जा रहा है वो किस मटेरियल का होता है। हीटिंग एलिमेंट हम हमेशा ऐसे मटेरियल से बनाते हैं जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट हाई हो, मतलब वो जल्दी से पिघले ना। तो ज़्यादातर हम हीटिंग एलिमेंट के लिए नाइक्रोम धातु का यूज़ करते हैं। तो देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है सिल्वर चांदी। चांदी एक अच्छा कंडक्टर तो है लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और हम सिल्वर को चांदी को अपने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में कंडक्टर के रूप में यूज़ नहीं करते क्योंकि चांदी एक महंगा पदार्थ है। तो सिल्वर तो गलत ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन दिया है कॉपर। तांबे का यूज़ हम कंडक्टर के लिए करते हैं लेकिन हीटिंग एलिमेंट में नहीं करते हैं क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो बी ऑप्शन भी गलत होगा। सी ऑप्शन दिया है नाइक्रोम। तो सी ऑप्शन एक सही आंसर है। हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए हम नाइक्रोम का यूज़ करते हैं। डी ऑप्शन एल्यूमिनियम भी एक गलत आंसर है, उसको भी हीटिंग एलिमेंट में यूज़ नहीं करते, कंडक्टर के रूप में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन के एक पार्ट को दिखाया गया है और उसका नाम पूछा गया है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है सोल प्लेट, सबसे बॉटम वाला पार्ट। जैसे एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं, जैसे शूज़ होता है ना, शूज़ में भी सोल होता है नीचे, तलवा जिसको कहते हैं। ऐसे ही प्रेस में जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम सोल कहते हैं, सोल प्लेट। तो यही पार्ट हमें दिखाया गया, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। सोल प्लेट हमें ये पार्ट दिखाया गया है। बी ऑप्शन दिया प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट जो होती है वो एस्बेस्टस शीट के ऊपर होती है, मतलब सोल प्लेट के ऊपर माइका इंसुलेशन वाला पार्ट होता है और उसके ऊपर फिर माइका इंसुलेशन, फिर आता है हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट के बाद एस्बेस्टस शीट का यूज़ किया जाता है और उसके ऊपर फिर प्रेशर प्लेट का यूज़ किया जाता है। तो प्रेशर प्लेट तो हमें नहीं दिखाया गया, इसके बाद तो कई सारे पार्ट आने चाहिए, तो बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन दिया माइका इंसुलेशन। माइका इंसुलेशन सोल प्लेट के जस्ट ऊपर होता है जिससे कि वो हीटिंग एलिमेंट और सोल प्लेट के बीच एक इंसुलेशन का काम कर सके। तो सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन दिया एस्बेस्टस शीट। एस्बेस्टस शीट जो होती है वो हीटिंग एलिमेंट के ऊपर वाली शीट होती है एस्बेस्टस शीट, और प्रेशर प्लेट से नीचे की तरफ एस्बेस्टस शीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टीरर मोटर इन माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में स्टीरर मोटर का क्या कार्य है। माइक्रोवेव ओवन में जो माइक्रोवेव होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती है, जो आरएफ इसको हम कह सकते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती है। इसमें जो स्टीरर मोटर है, दो टाइप की मोटर का यूज़ किया जाता है, एक ब्लोअर मोटर होती है, एक स्टीरर मोटर होती है। तो ब्लोअर मोटर का काम क्या है, नाम से ही समझ आ रहा है। ब्लोअर मोटर होती है जो को ठंडा रखती है, ठीक है। ब्लोअर मोटर के साथ एम्प्लॉय ब्लेड लगे होते हैं और ओवन के जो बेस होता है उसको ठंडी हवा प्रदान करती है, वो तो ब्लोअर मोटर होती है। स्टीरर मोटर का काम है कि ये ओवन में ऊपर की तरफ जो स्टीरर ब्लेड होते हैं, ब्लेड लगे होते हैं, उनको घुमाती है। और स्टीरर ब्लेड जब धीरे धीरे घूमते हैं इस स्टीरर मोटर के माध्यम से, तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा को रिफ्लेक्ट करने के साथ जो पूरी आरएफ है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, उसको एक समान मात्रा में फैला देती है। स्टीरर मोटर का ये काम है। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ड्रॉज कूलिंग एयर इनसाइड। ये तो ब्लोअर मोटर का काम होता है, तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है स्प्रेड्स द हीट यूनिफॉर्मली। जो हीट होती है उसमें उसको एक समान मात्रा में फैलाती है। हीट को नहीं, स्टीरर मोटर का काम होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव, जो माइक्रोवेव है उनको एक समान मात्रा में फैलाने का काम होता है, हीट को नहीं। तो बी ऑप्शन भी गलत होगा। सी ऑप्शन दिया एग्जॉस्ट द हॉट एयर आउटसाइड। जो गर्म हवा होती है उसको बाहर की तरफ फेंकती है, वो एग्जॉस्ट का काम होता है। उसमें बाहर की तरफ एक एग्जॉस्ट लगा होता है, वो गर्म हवा को बाहर की तरफ फेंकता है। तो सी ऑप्शन भी गलत होगा। डी ऑप्शन दिया रिवोल्व्स एंड रिफ्लेक्ट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या माइक्रोवेव या आरएफ मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी, उनको एक यूनिफॉर्म कंडीशन में पूरे कैविटी में फैला देती है, मतलब उस पूरे माइक्रोवेव ओवन में फैलाने का काम होता है स्टीरर मोटर का। तो डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यू बैंड मार्क एज एक्स इन गीजर। गीजर में एक्स के रूप में चिन्हित यू बैंड का उद्देश्य क्या है। ये गीजर दिखाया गया है जिसमें हम पानी गर्म करते हैं। तो इसमें ये जो एक्स से डिनोट किया गया है पार्ट को, इसका नाम पूछा गया है। ये एक पाइप है, यू शेप में है। गीजर में दो पाइप होते हैं, एक इनलेट पाइप एक आउटलेट पाइप, जो पानी को गीजर के अंदर देता है। इनलेट पाइप हुआ, नाम से समझ आ रहा है। आउटलेट मतलब पानी को
बाहर भेजने का काम होता है आउटलेट पाइप का। तो जो हमें पाइप दिखाया गया है ये आउटलेट पाइप है। तो ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन से हमें आंसर भी अच्छे से समझ आ जाएगा। ए ऑप्शन दिया है प्रिवेंट्स ड्रेनिंग ऑफ वाटर, मतलब पानी को बाहर भेजने का काम। तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया अवॉइड्स द फॉर्मिंग ऑफ स्केल्स, बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन दिया रिड्यूसेस द प्रेशर ऑफ आउटलेट पाइप, आउटलेट पाइप के दबाव को कम करता है। वो काम होता है ये प्रेशर वाल्व का, जो ये प्रेशर वाल्व दिखाई गई है ये आउटलेट पाइप के प्रेशर को कम करता है। तो सी ऑप्शन भी गलत होगा। डी ऑप्शन दिया है रिस्ट्रिक्ट द एयर लॉकिंग इनसाइड द टैंक, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर इज यूज्ड इन फूड मिक्सर, फूड मिक्सर में किस प्रकार की एसी सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। जो मिक्सर हम किचन में भी देखते हैं उसकी बात हो रही है, उसमें ऐसी मोटर का यूज़ किया जाता है एसी और डीसी दोनों पर ऑपरेट हो सके। तो एक ऐसी यूनिवर्सल मोटर है जो एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर चलती है। तो फूड मिक्सर में हम यूनिवर्सल मोटर का यूज़ करते हैं। तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द पोजीशन फॉर मैक्सिमम आउटपुट ऑफ द हीटर, हीटर के अधिकतम उत्पादन के लिए कौन सी स्थिति है। मतलब चार कंडीशंस, चार पोजीशन हमें दिखाई गई है। यदि हमें हीटर से ज़्यादा आउटपुट चाहिए तो हम कौन सी पोजीशन को अपनाएंगे। एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट पोजीशन में क्या दिया गया है कि पॉजिटिव टर्मिनल ऐसी ओपन छूटा है, मतलब जो सप्लाई गई है वो हमारी किसी कनेक्शन से कनेक्ट नहीं है, मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसमें तो क्या रहेगा, ये जो हीटर होगा वो ऑफ कंडीशन में रहने वाला है। मतलब इसमें तो हमें अधिकतम उत्पादन मिलेगा ही नहीं, मैक्सिमम आउटपुट नहीं मिलेगी, ये ऑफ कंडीशन को दर्शा रहा है। फर्स्ट पोजीशन तो नहीं होगी। सेकंड पोजीशन की बात कर लेते हैं। सेकंड पोजीशन जो दिखाई गई है, ऐसी कंडीशन में हमें जो हीटर होता है वो मैक्सिमम आउटपुट देता है, मतलब हाई आउटपुट हमें मिलती है। तो सेकेंड पोजिशन इज ओके। बाकी की पोजीशन भी देख लेते हैं। थर्ड पोजीशन में दिखाया गया है यदि इस पोजीशन में हम कनेक्शन करते हैं हीटर के, मीडियम आउटपुट हमें देता है, मतलब हाई से कुछ कम आउटपुट हमें मिलने वाला है, मैक्सिमम आउटपुट नहीं मिलेगा। तो सी पोजीशन भी, थर्ड पोजीशन भी नहीं होगी। फोर्थ पोजीशन में दिखाया गया है बिल्कुल लो आउटपुट हमें मिलती है। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हीटर के कनेक्शन किए जाते हैं तो आउटपुट होती है बिल्कुल मिनिमम मिलती है। तो फोर्थ पोजीशन भी नहीं होगी। तो सेकेंड पोजीशन एक ऐसी पोजीशन है हीटर के कनेक्शन की कि इसमें हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सकती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन दिया है हमें पोजीशन सेकंड, तो बी ऑप्शन है सही आंसर है। विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द हीट जनरेटेड एज पर जूल्स लॉ, जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न ऊष्मा की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। जनरेटेड हीट को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। मतलब आई यहाँ पर करंट को डिनोट कर रहा है, आर रेजिस्टेंस को, टी टाइम को डिनोट करता है। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन हमें दिया है हीट जनरेटेड इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो बी ऑप्शन एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द हीट जनरेटेड इन अ इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 1000 वाट 240 वोल्ट वर्क फॉर 5 मिनट्स। 1000 वाट 240 वोल्ट के एक विद्युत हीटर है जो 5 मिनट के लिए काम करता है, तो कितनी हीट जनरेट करेगा, कितनी हीट देगा, ये कैलकुलेट करना है। लास्ट क्वेश्चन में भी हम पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, मतलब करंट का स्क्वायर इंटू में रेजिस्टेंस और इंटू में समय। तो हमें यहाँ दिया है P, मतलब पावर दिया है 1000 वाट, वोल्टेज का मान दिया है 240 वोल्ट और टाइम दिया है 5 मिनट्स। आई नहीं दिया है, ना ही आर दिया है। अब पावर होती है, पावर इज इक्वल टू होती है V इंटू आई। अब V की यहाँ वैल्यू रखेंगे, क्या होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर। तो क्या हो जाएगा, P का एक नया फॉर्मूला निकलता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, जो कि हमें इस हीट जनरेटेड फॉर्मूले में दिया है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ हम P का मान रख सकते हैं, P इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर इंटू आर और इंटू में T। तो हमारा न्यू फॉर्मूला जो बन के आता है H इज इक्वल टू P इंटू T। तो P की वैल्यू रखेंगे 1000 वाट, T मतलब टाइम दिया है हमें मिनट में, टाइम को सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5 मिनट दिया है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया। जनरेटेड हीट का जो मान आया वो 3 लाख। एक कैलोरी बराबर होता है 4.184 जूल। अब इस जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो एक जूल बराबर क्या हो जाएगा 1/4.184। पर ओनली कैलोरी में चेंज नहीं करना है, किलो में भी चेंज करना है। तो किलो में जब हम चेंज करेंगे तो उसको 1000 से भाग भी देना होगा। 1/4.184 इंटू में 1000। अब जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास जो मान आता है कैलकुलेशन के बाद आता है 71.6 किलो कैलोरी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। सी ऑप्शन में हमें दिया है 71.6 किलो कैलोरी। सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन ग्रूव्स एट वेरियस प्लेसेस इन अ हीटर बेस प्लेट। हीटर बेस प्लेट में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा खांचे का उद्देश्य क्या है। हमने देखा है जो हीटर की बेस प्लेट होती है उसमें कुछ ग्रूव्स बने होते हैं जिसमें एलिमेंट को लगाया जाता है। तो वो क्या करता है, एलिमेंट को एक सुरक्षा प्रदान करती है ना। यदि वो ग्रूव्स नहीं बने होंगे तो क्या होता है, एलिमेंट आपस में शॉर्ट भी हो सकता है, एलिमेंट आपस में लगेंगे, ज़्यादा हीट होगी,
एलिमेंट के बीच में एक स्पेस नहीं आएगा, मतलब या तो उसे वो एक मजबूती भी नहीं मिल पाएगी और एलिमेंट अच्छे से उस प्लेट में फिक्स भी नहीं हो पाएगा। या फर्स्ट ऑप्शन दिया रेडिएट द हीट प्रॉपर्ली, फर्स्ट ऑप्शन तो एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया रिटेन द हीटिंग एलिमेंट फर्मली, जो हीटिंग एलिमेंट है उसको एक मजबूती प्रदान करता है, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया प्लेस द वेसल्स फर्मली ऑन हीटर प्लेट, हीटर प्लेट पर जो बर्तन हम रख रहे हैं उनको अच्छे से रखने में मदद करता है। तो ग्रूव्स का तो ये काम नहीं है, वो तो हीटर प्लेट ये जी मजबूत होगी तो बर्तन आसानी से या मजबूती से टिक जाएंगे उस प्लेट के ऊपर, तो सी ऑप्शन तो गलत होगा। डी ऑप्शन दिया प्रोटेक्ट द हीटिंग एलिमेंट फ्रॉम डैमेज, ये ऑप्शन भी सही हो सकता है क्योंकि यदि हमने ग्रूव्स में उस एलिमेंट को डाला है तो उसको डैमेज होने से भी बचाता है। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन दिया रिटेन द हीटिंग एलिमेंट फर्मली, मतलब जो हीटिंग एलिमेंट है उसको एक मजबूती प्रदान करता है, ये ज़्यादा सुटेबल है, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सोल प्लेट इन इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक केटली में सोल प्लेट का क्या उद्देश्य है। जो इलेक्ट्रिक केटल होती है उसमें सोल प्लेट यूज होती है, तो सोल प्लेट का काम क्या होता है कि जो कंटेनर है और एलिमेंट है उनके बीच एक कॉन्टैक्ट बनाए रखती है। इलेक्ट्रिक केटल में जो सोल प्लेट यूज़ की जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया एक्ट्स एज अ बैलेंसिंग वेट, वेट को बैलेंस करती है, ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन दिया एक्ट्स एज अ इंसुलेटर फॉर एलिमेंट, एलिमेंट के लिए इंसुलेटर का काम करती है, नहीं, एलिमेंट के लिए जो इंसुलेटर का काम करती है वो एस्बेस्टस शीट होती है या माइका इंसुलेशन, तो बी ऑप्शन भी गलत होगा। सी ऑप्शन दिया प्रोटेक्ट द केटल बेस फ्रॉम डैमेज, केटल के बेस को डैमेज होने से रोकती है, ये ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन दिया कीप द एलिमेंट इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद कंटेनर, कंटेनर और एलिमेंट के बीच एक अच्छा कॉन्टैक्ट बनाए रखती है इलेक्ट्रिक केटल में जो सोल प्लेट यूज़ की जाती है, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज यूज इन माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवन में जो मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज होती है वो क्या है। जो माइक्रोवेव ओवन होता है उसमें पावर ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है जिसमें कि 3 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग, फिलामेंट वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो क्या होता है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें 120 वोल्ट AC मिलता है, उसके बाद क्या होता है कि जो फिलामेंट वाइंडिंग होती है वो 3.2 वोल्ट AC में उसको बदल देती है, 120 वोल्ट को 3.2 वोल्ट AC पर मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट होता है वो गर्म हो जाता है और इसमें जो कैथोड ट्यूब होती है उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 1900 वोल्ट AC जो वोल्टेज होती है वो हाई वोल्टेज, जो हमने इसमें हाई वोल्टेज वाइंडिंग का यूज़ किया है उसमें जो वोल्टेज मिलती है वो 1900 वोल्ट AC वोल्टेज मिलती है। वो क्या करती है कि जो 1900 वोल्ट AC वोल्टेज है वो वोल्टेज डबलर सर्किट में दे दी जाती है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, 3 वाइंडिंग यूज़ की गई है, प्राइमरी वाइंडिंग में 120 वोल्ट AC मिलता है, जो फिलामेंट वाइंडिंग होती है उसमें 3.2 वोल्ट AC मिलता है, मतलब मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट को गर्म करने के लिए आवश्यक है। और जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है उसमें मिलता है हमें 1900 वोल्ट AC, जो डबलर सर्किट में दिया जाता है। आंसर होगा 3.2 वोल्ट AC, डी ऑप्शन एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉल्ट इन अ फूड मिक्सर इफ इट रन्स इंटरमिटेंटली, यदि भोजन मिक्सर जो है वो रुक रुक कर चल रहा है तो उसमें क्या खराबी है। अब मिक्सर जो है उसके अंदर हमने देखा ब्लेड्स लगे होते हैं, वो ब्लेड्स चलते हैं, उस मिक्सर के जार के नीचे एक ब्रशेज लगे होते हैं, यदि वो ब्रशेज खराब हो गए हैं तो मिक्सर रुक रुक के चलने लगेगा। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट दिया वोर्न आउट ब्रशेज, मतलब ब्रशेज खराब हो चुके हैं या घिस गए हैं, ब्रशेज जो है वो घिस गए हैं, तो ब्रशेज के घिसने से उसके ब्लेड्स धीरे धीरे काम करते हैं, मतलब जो मिक्सर है वो भी रुक रुक कर चलता है, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। बी ऑप्शन दिया आर्मेचर कॉयल ओपन, यदि आर्मेचर कॉयल ओपन है तो वो मिक्सर चल ही नहीं पाएगा, तो बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन दिया डिफेक्टिव कम्यूटेटर, कम्यूटेटर में डिफेक्ट है, मतलब वो कुछ डिफेक्ट आ गया है, कुछ दोष उसमें आ गया है, तब भी हमारी मिक्सर चल नहीं पाएगी, तो सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन दिया फील्ड वाइंडिंग पार्शियली शॉर्ट, जो फील्ड वाइंडिंग है वो शॉर्ट हो चुकी है तो भी मिक्सर चल नहीं पाएगा, रुक रुक के ना चलने की बजाय वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, तो डी ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफेक्ट इन अ सिंगल फेज पंप मोटर इफ इट रन्स विथ स्लो स्पीड, सिंगल फेज पंप मोटर है, यदि वो धीमी गति से चल रही है तो उसमें क्या डिफेक्ट है, मतलब क्या दोष आ गया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है डिफेक्टिव कैपेसिटर, यदि कैपेसिटर में ये डिफेक्ट हो गया तो मोटर धीमी गति से ही चलेगी, क्योंकि उसे प्रॉपर करंट नहीं मिल पा रही है तो वो स्लो चलेगी। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। फर्स्ट सेकंड ऑप्शन दिया ओपन स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग ओपन हो चुकी है, जब पाथ ही कंप्लीट नहीं हुआ है, सर्किट ही कंप्लीट नहीं हुआ तो मोटर कैसे चल पाएगी, तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी, तो बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन दिया है शॉर्ट इन स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग शॉर्ट है तो भी मोटर नहीं चलेगी, तो सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन दिया है शॉर्ट इन रनिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग शॉर्ट है, डी ऑप्शन भी गलत आंसर है, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर हो गया। यदि कैपेसिटर डिफेक्टिव है, कैपेसिटर में कोई डिफेक्ट आ गया है
तो मोटर धीमी गति से चलती है क्योंकि इसे प्रॉपर करंट नहीं मिल पा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूट्रल पाथ इन एसी सप्लाई सिस्टम फॉर एप्लायंसेस? उपकरणों के लिए एसी आपूर्ति प्रणाली में तटस्थ पथ का क्या कार्य है? तटस्थ पथ मतलब न्यूट्रल पाथ की बात की गई है। न्यूट्रल पाथ का काम क्या होता है? किसी भी सर्किट को एक कंप्लीटली पाथ देना, क्योंकि जब तक न्यूट्रल नहीं होगा हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, उसमें सप्लाई भी फ्लो नहीं हो पाएगी। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोवाइड्स करंट रिटर्न पाथ, मतलब करंट को एक रिटर्न पाथ प्रोवाइड कराता है, तो ये बिल्कुल सही है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। जैसे सेकंड ऑप्शन दिया है प्रोवाइड्स वोल्टेज लेवल कांस्टेंट, तो एक कांस्टेंट वोल्टेज लेवल प्रोवाइड कराता है सर्किट को, नो, बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन दिया है रिड्यूसेस वोल्टेज ड्रॉप इन वायरिंग, वायरिंग में वोल्टेज ड्रॉप को रिड्यूस करता है, ये न्यूट्रल पाथ का काम नहीं है, तो सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन दिया है मेंटेन्स लोड करंट कांस्टेंट, कांस्टेंट लोड करंट मेंटेन करता है, डी ऑप्शन भी गलत है। न्यूट्रल पाथ का वर्क क्या है किसी भी सर्किट में कि वो एक कंप्लीटली पाथ प्रोवाइड कराता है, मतलब करंट को एक रिटर्न पाथ देता है तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैग्नेट्रॉन ट्यूब इन अ माइक्रोवेव ओवन? माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य है? माइक्रोवेव ओवन में जो मैग्नेट्रॉन ट्यूब होती है वो एक कैथोड की तरह वर्क करती है, एक सिलेंड्रिकल कैथोड है। इस मैग्नेट्रॉन ट्यूब को सिलेंड्रिकल एनोड और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसके बीच रखा जाता है, मतलब उससे घिरी हुई रहती है। इसमें होता क्या है कि जैसे ही कैथोड ट्रांसफार्मर की फिलामेंट वाइंडिंग से गर्म होता है तो इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कैथोड से एनोड की ओर चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ये चलना स्टार्ट करते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट होंगे, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड उसमें प्रोवाइड किया है ये इलेक्ट्रॉन उससे प्रभावित होंगे और ये कैथोड से एनोड की ओर चलते जाते हैं। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंचते हैं रेजोनेंट कैविटी से होकर ये ओसिलेट करते हैं, ओसिलेट करना जैसे ये शुरू करते हैं तो इनकी जो ओसिलेशन आवृत्ति है, जो एक फ्रीक्वेंसी है वो 2450 मेगाहर्ट्ज़ हो जाती है। और ये जो उच्च आवृत्ति हुई है, ये जो ओसिलेशन आवृत्ति बढ़ी है 2450, यही क्या करती है, ये उच्च आवृत्ति ही क्या होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी एक एनर्जी बनकर जो कुकिंग कैविटी में खाना रखा है उसको पकाना आरंभ करती है। मैग्नेट्रॉन ट्यूब है उसका वर्क होता है। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट दिया है एम्पलीफाइज द माइक्रोवेव सिग्नल, मतलब माइक्रोवेव सिग्नल को बढ़ाता है, गलत है। बी ऑप्शन दिया चेंजेस द पोलैरिटी एवरी हाफ साइकिल, प्रत्येक हाफ साइकिल में पोलैरिटी को बदलता है, बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन दिया है ऑसिलेट एंड प्रोड्यूस कुकिंग फ्रीक्वेंसी, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। प्रोसेस हमने जान लिया है तो सी ऑप्शन है जो एक सही आंसर है। डी ऑप्शन दिया है कन्वर्ट्स माइक्रोवेव एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज इन द वेट ग्राइंडर? वेट ग्राइंडर में किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है? वेट ग्राइंडर होता है जो गीले अनाज होते हैं ना उनको पीसने का काम करता है। वेट ग्राइंडर में कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का यूज़ करते हैं, मतलब कैपेसिटर से स्टार्ट होकर जब अपनी एक मैक्सिमम स्पीड पर आ जाएगी स्टार्ट जो कैपेसिटर है वो कनेक्शन कट हो जाएगा और इंडक्शन पर ये इंडक्शन रन मोटर बन जाएगी, मतलब इंडक्शन पर ये काम करेगी। कैपेसिटर वाला कनेक्शन हट जाता है जैसे ही अपनी एक रनिंग स्पीड पर मोटर आती है। तो क्या हुआ कि वेट ग्राइंडर में हम कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। सी ऑप्शन हमें दिया है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट? सर्किट का नाम क्या है? हमें एक सर्किट दिखाया गया है, इसका नाम पूछा गया है। इसमें एक डायक का यूज़ हुआ है, एक ट्रायक का यूज़ हुआ है, और इस डायक ट्रायक का यूज़ करके एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाया गया है जो इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर का सर्किट डायग्राम है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन ही हमें दिया है इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर, तो ये जो डायग्राम हमें दिखाया गया है फैन रेगुलेटर का डायग्राम है, तो ए ऑप्शन इसका एक सही आंसर होगा। तो डोमेस्टिक एप्लायंसेस से रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चन हमने किए हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। यदि कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।